हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे हमेशा आपको मिलता है एक सिंपल सा निमोनिक्स, वो भी ट्रिकी फॉर्म में, जिससे आप लोग किसी भी टॉपिक को बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर सकते हो और उसको बहुत ही डायमेंशन से लिखने का आपको एक तरीका मिलता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस बताता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, जिसका आज का जो निमोनिक्स है वो है टाइम ब्रोकन सॉल्ट, जो कि बहुत ही इजी बनेगा आप लोगों के लिए। तो बने रहिए दोस्तों हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से याद करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने टाइम ब्रोकन सॉल्ट निमोनिक्स का, जिसका शुरुआती टर्म है टाइम, और समझते हैं लेटर टाइम से कि क्या क्या एनसीएम और सीडीएम के बीच में डिफरेंसेस थे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिंपल समरी और सिंपल डिफरेंस बताना चाहता हूं कि नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है कि हम उनके नियम कानून को, या फिर मतलब कि हम उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे, या फिर मेन पर्सपेक्टिव बॉयकॉट का रहेगा, विद्रोह करने का रहेगा। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में अंतर यह आता है दोस्तों, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है कि हम उनके नियम कानून को ही नहीं मानेंगे, उसी को अब तोड़ने का काम करेंगे, जो कि एक बेसिक एस्पेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस पढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो शुरुआत होता है वो 1920 से लेकर 22 के बीच में होता है, और सिविल डिसोबीडियंस का जो शुरुआत होता है, ये टाइमलाइन जो रहता है वो 1930 से 34 के बीच में रहता है। जो कि शुरुआत होने का बेसिक कॉजेज जो रहता है दोस्तों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, वो जालियांवाला बाग होता है, रॉलेट एक्ट होता है और खिलाफत मूवमेंट होता है। जालियांवाला बाग में आपको याद होगा दोस्तों कि एक बहुत बड़े पैमाने एक्ट होता है और खाने पे अमृतसर में लोगों को मारा गया था। रॉलेट एक्ट पता होगा दोस्तों, इसमें आपको देखा गया कि एक सख्त नियम लाया गया था, जिसमें 2 साल तक के लिए लोगों को जबरदस्ती फोर्सफुली जेल में डाला जा रहा था, और एक स्लोगन बहुत अच्छा फैला था, नो दलील, नो वकील, नो अपील। इस तरीके का लॉ जो था वो लोगों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और खिलाफत मूवमेंट में हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम्स भी आते हैं नॉन कॉपरेशन में जुड़ने के लिए। आपको याद होगा अली ब्रदर्स, जो कि इस मूवमेंट में पार्टिसिपेटेड थे। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसका शुरुआत हुआ था साइमन कमीशन के द्वारा, क्योंकि साइमन कमीशन इंडिया में आया था, और इंडिया में जो लॉ मेकिंग का जब बात हुआ तो इंडियन लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं दिया। उसके बाद से पूर्ण स्वराज का डिमांड होने लगा, क्योंकि अब लोगों का था कि अब हमको पार्टिसिपेशन ना चाह के अब हम लोग को पूरा देश ही चाहिए, हम ही रूल करेंगे। अब इसी के कारण क्या होता है दोस्तों कि शॉर्ट लॉ आता है। शॉर्ट लॉ क्यों आता है? क्योंकि एक शॉर्ट लॉ आने का बेसिक एस्पेक्ट ये है दोस्तों, क्योंकि नमक जो है एक बेसिक नीड है सभी का, चाहे वो राजा हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो बार्बर हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी सेगमेंट का हो, तो उसको क्या है, नमक का एक बेसिक नीड है। यही एक एस्पेक्ट था गांधी जी का, जो को मानना था कि अगर मैं नमक का विद्रोह करता हूँ, नमक से एक मार्च निकालता हूँ, तो इससे क्या होगा कि पूरे लोग यूनाइट होने का काम करेंगे। उसके बाद से दोस्तों, मेथड क्या था, किस तरीके से मतलब कि ये दोनों मूवमेंट को एग्जीक्यूट किया गया। तो पहला था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बॉयकॉट का इंटेंट था, मतलब कि हम उसके प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे और कॉपरेट नहीं करेंगे उनके साथ, क्योंकि अब उनका हम लोग बात ही नहीं मानेंगे, ये इंटेंट था। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में सिंपल सा था कि अब हम उनका लॉ ही ब्रेक करेंगे, उनसे अब हम लोग को कोई मतलब कि सपोर्टिव इंटेंट दिखाना ही नहीं है, उनके साथ हमको चलना ही नहीं है, अपना लॉ को हम लोग अब बनाने का कोशिश करेंगे। यही चीज़ था सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ क्योंकि अब सॉल्ट पे टैक्सेस लग रहे थे, टैक्सेस और भी बहुत सारे गुड्स पे लग रहे थे। या फिर फॉरेस्ट रूल आप लोग देखोगे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत ही सख्त नियम बनाए जा रहे थे। एंड रीजन क्या था दोस्तों? तो अगर हम लोग देखें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रुकता है चौरा चौरी के वायलेंस से, और हम लोग देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस जो होता है कि इसका रुकने का रीज़न होता है इरविन पैक्ट। आपको याद होगा कि इरविन के द्वारा गांधी जी का मीटिंग होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन गांधी जी करते क्या है कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन इनका एक इंटरनल डिस्प्यूट क्रिएट होता है बी आर अम्बेडकर जी के साथ, क्योंकि उनका डिमांड अलग होता है और गांधी जी का डिमांड अलग होता है। आप दोस्तों बस इसको इतना याद रखो कि डिस्प्यूट का बेसिक जो रीज़न रहता है वो सेपरेट इलेक्टोरेट रहता है। बी आर अम्बेडकर अपने डिमांड को लेके गए थे कि उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, मतलब अपना एक अलग क्षेत्र चाहिए। लेकिन गांधी जी का एस्पेक्ट था कि
पूरा इंडिया को एक उनको एक पावर चाहिए, उनको मतलब कि बहुत सारे 11 पॉइंट्स थे, उनको ये डिमांड्स फुलफिल करवाना एक बेसिक उस टाइम पे इम्पोर्टेंस वाला बात लग रहा था। उसके बाद से दोस्तों हम देखते हैं जो नेक्स्ट हम लोग का लेटर है जिसका नाम है ब्रोकन सॉल्ट। अब इसको भी समझ लेते हैं। तो ब्रोकन मतलब क्या है दोस्तों कि इन सभी मूवमेंट्स में, जैसे कि हम लोग देखें कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, तो इसमें जो सपोर्टर थे ना वो अर्बन मिडिल क्लास थे, स्टूडेंट्स थे और मुस्लिम भी दिखेंगे, क्योंकि दोस्तों यही वो टाइमलाइन है जिसमें आपको दिखेगा कि मिडिल क्लास के जो यूथ्स हैं वो अब बॉयकॉट पे आ चुके थे। स्टूडेंट्स अब स्कूल छोड़ रहे थे, लॉयर्स अपना जो कोर्ट है वो छोड़ रहे थे, या फिर मुस्लिम्स आपको दिखेगा दोस्तों, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट का आप इस एरिया में आप लोग समझोगे कि क्योंकि खिलाफत मूवमेंट के कारण ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मुस्लिम भी खड़े हो चुके थे। ये एक हिंदू और मुस्लिम का यूनिटी का एक पीक पॉइंट था दोस्तों। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में क्या होता है कि पीजेंट्स का हम लोग देखते हैं, या फिर ट्राइबल्स भी आ जाते हैं इसमें सपोर्ट करने के लिए, वुमेन्स का भी बहुत योगदान रहता है, या फिर इसमें जो होता है कि मास पार्टिसिपेशन होता है। क्योंकि मैंने आपको बोला दोस्तों कि सीडीएम जो मूवमेंट चला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें जो इस मूवमेंट को चालू करने का जो उद्देश्य था सॉल्ट मार्च करके, जिसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही था कि सॉल्ट एक बेसिक नीड है लोगों का, और उस बेसिक नीड पे भी ब्रिटिशर्स के अगर इतने सारे टैक्स लगेंगे तो लोगों के लिए एक प्रॉब्लम का काम करेगा। लेकिन उसके बाद से अगर रिजल्ट हम लोग देखें तो क्या होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखें तो ये शुरुआती सक्सेस तो मिलता है, लेकिन क्या होता है कि बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ये कमजोर पड़ जाता है। और उसके बाद अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रिस्पांस रहता है, तो इसमें जो होता है ना कि नॉन वायलेंट रिफ्यूजल होता है, क्योंकि उन लोगों को पसंद ही नहीं है। जितने गांधी जी भी थे, अब उनको चाहिए था क्या कि हम लोग को नॉन वायलेंट नहीं रहना है, एकदम मतलब आसानी से देश को चलाने, मतलब कि हम लोगों को नन मतलब कि वॉयलेंस करना ही नहीं है। वॉयलेंस क्यों करना है, यही एस्पेक्ट पे तो गांधी जी नन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे तो सॉल्ट मार्च क्या था, सॉरी, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो सिविल डिफाइंस का बात हो रहा था, मतलब सिविल लॉ को विद्रोह करने का बात हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के कानून इतना सख्त था। और नहीं तो हम लोगों को जब पार्टिसिपेशन वो लोग नहीं देने की जब बात की है साइमन कमीशन में, तो हम लोगों का अब एक ऐसा इंटेंट तैयार हो चुका था कि हम लोगों को अपना एक लॉ बनाना है। उसके बाद से अगर हम लोग दोस्तों देखें तो की इवेंट्स क्या क्या थे, तो इसमें बॉयकॉट हुआ था टाइटल्स का, या फिर स्कूल को हम लोग बॉयकॉट कर रहे थे। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आप लोग देखोगे तो एक सॉल्ट मार्च का की इवेंट था, क्योंकि यहीं से हम लोग लोगों को यूनाइट करने का एक चेन तैयार किए। और इसके बावजूद इसका पूरा इफेक्ट क्या पड़ा नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में, तो हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिशर्स पे एक पॉलिटिकल अनरेस्ट सा आ गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे बहुत ही स्लो डाउन हो चुके थे। बिकॉज लोगों का इतना बड़ा एक यूनिटी हम लोग को दिखा, लोगों का मास एक इंटरेक्शन दिखा। ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि एक गांधी जी जो थे एक सिंबॉलिक मैसेज का काम कर रहे थे। और यही चीज़ अगर यहाँ पे देखा जाए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो डायरेक्ट लॉ ब्रेकिंग का जब बात होता है तो यहाँ पे लोग एक बड़े ही पैमाने पे लोग फिर से आ जाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि नन कॉपरेशन में जिस हिसाब से लोगों का एक हुजूम आया था, या फिर एक मास लोगों का भीड़ जो आया था, अब लोगों को फिर से ये देखने लगा कि कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस हम लोगों को आज़ादी का रास्ता दिखाएगा। इसी के कारण बहुत सारे लोग आ जाते हैं और ब्रिटिशर्स मजबूर हो जाते हैं इनको मास अरेस्ट करने के लिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों का नेचर क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का और सिविल डिसोबीडियंस का। तो ये पैसिव रेजिस्टेंस था और ये एक्टिव रेजिस्टेंस था। मतलब ये ब्रिटिशर्स को चाहता था कि मतलब इनडायरेक्ट वे में चोट पहुंचाया जाए, क्योंकि हम लोग बस बॉयकॉट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे थे। लेकिन अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस में, तो हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेटेड थे कि अब उनके लॉ को ब्रेक करना है। इस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा था, इनफैक्ट मास मूवमेंट तक चल रहा था दोस्तों। और उसके बाद ओवरऑल अगर देखा जाए तो सॉल्ट क्या था, तो ये एक फाइनल कीवर्ड है। क्यों कीवर्ड है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कोई सॉल्ट लॉ का या फिर कोई इस तरीके का जो एस्पेक्ट जो कि लॉ ब्रेक करे वो इंटेंट था नहीं। लेकिन यही सॉल्ट मार्च हम लोग कहाँ पे था, तो सीडीएम मूवमेंट में था, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में था, क्योंकि ये एक सिंबल था, एक सिंबॉलिक
मैसेज था लोगों का कि अब हम लोगों को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाना है, क्योंकि वो हमें अब पावर पोजीशन में पार्टिसिपेट होने ही नहीं दे रहे हैं। पार्लियामेंट का एक पावरफुल हम लोगों को सीट प्रोवाइड ही नहीं हो रहा है, तो इसके कारण ये प्रोटेस्ट होने लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो दोनों टॉपिक्स थे, जो हमारा निमोनिक्स था, टाइम ब्रोकन सॉल्ट, दोस्तों ये निमोनिक्स बहुत ही इजी है। आप लोग बस 1 से 2 बार इसको पढ़ लो, क्योंकि अगर आप इसको 1 से 2 बार पढ़ लोगे तो एग्जामिनेशन में इसके डिफरेंसेस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से रिलेट कर सकते हो और आपको लिखने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे वीडियो को और सुधारने का काम करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।